हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल कॉमर्सपुर में। दोस्तों, आज हम लोग पॉवर्टी के बारे पढ़ेंगे, यानी कि गरीबी के बारे पढ़ेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि गरीबी क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, आखिर इसका एस्टिमेशन कौन करता है, क्यों करता है और कैसे करता है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी क्या है। जब हम देखते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होना ही गरीबी है। क्या कहा मैंने कि अपना जो बेसिक नीड है, यानी मूलभूत आवश्यकता है, वो ना मिल पाना ही गरीबी है। अगर कोई इंडिविजुअल अपना बेसिक नीड को फुलफ़िल ना कर सके, उसको ना पा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गरीबी कहते हैं, है ना। जैसे कि अगर उसके पास खाने को खाना नहीं है ना, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, साथ ही साथ रहने को घर नहीं है, तो इस तरह का जो बेसिक नीड है, जो एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए किसी व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, तो क्या क्या रहेगा? गरीबी में रहेगा, है ना। अब आइए देखते हैं इसके प्रकार। वैसे तो कई प्रकार में हम बाइफरकेट कर सकते हैं गरीबी को, लेकिन बेसिकली मेन दो जो तरह का गरीबी होता है वो होता है, पहला होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी होता है उसको हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, है ना। ये सेम उसी तरह है जैसे कि मैंने पहले इसका डेफिनेशन बता चुका है गरीबी का। इसमें क्या देखा कि जब एक हाउस होल्ड का अपना इनकम इतना कम हो कि वो अपना बेसिक नीड को फुलफ़िल ना कर सके, ऐसा सिचुएशन में जब अपना बेसिक नीड को कंप्लीट या फुलफ़िल ना कर सके, वो जो गरीबी होता है उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि निरपेक्ष गरीबी, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका बेसिक जो नीड है वो ही फुलफ़िल नहीं होता है। समझ में आ गया? इसमें एक ऐसा रेखा बना दिया जाता है, एक ऐसा रेखा बना दिया जाता है जिसके नीचे वो रह जाता है और अपना जो बेसिक नीड है उसको ही फुलफ़िल नहीं कर सकता है। ये जो रेखा बनता है, ये रेखा जो बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गरीबी रेखा। क्या कहते हैं? गरीबी रेखा, यानी कि पॉवर्टी लाइन। ये जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आदमी है, यानी जो लोग भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं APL। क्या कहते हैं? APL। और जो नीचे है उसको बोलते हैं BPL, यानी BPL। APL का मतलब एवव पॉवर्टी लाइन, जो शख्स उस लाइन के रेखा के ऊपर है उसको एवव पॉवर्टी लाइन, जो शख्स जो उस लाइन के उस रेखा के नीचे है उसको बोलते हैं BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। आपको समझ में आ गया कि इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। यानी रेखा बनाया जाता है, एक मिनिमम सर्टेन लेवल बनाया जाता है, उस सर्टेन मिनिमम लेवल से अगर कोई ऊपर चला गया तो एवव पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उस गरीबी रेखा से ऊपर है। और अगर उस मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल अगर नहीं कर पा रहा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी में कैसे होता है। ऐसे देखा जाए तो पॉवर्टी का कैलकुलेशन कौन करता है, आखिर इसका गणना कौन करता है? तो आपको बता दें, अगर 2014 से पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता था तो इसका आंसर होता था प्लानिंग कमीशन। लेकिन जैसा कि आपको पता है उसको बंद कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है, और अब उसके जगह क्या आ गया? नीति आयोग। यानी कि अगर आपका किसी तरह का क्वेश्चन आता है, इस डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो आपका आंसर नीति आयोग होना चाहिए। अगर क्वेश्चन इस तरह आता है कि आखिर गरीबी का इंडिया में कैलकुलेशन या गणना कौन करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नीति आयोग होगा। समझ में आ गया? अब आइए दूसरी तरफ, यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्ष सापेक्ष गरीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। ये बेसिकली क्या होता है ना, ये कंपेरेटिव अध्ययन है, यानी कि तुलना जगह अगर हम करते हैं ना किसी का किसी से, तो उस तरह का गरीबी। जैसे कि अगर हम अपना तुलना अपने पड़ोसी के साथ करते हैं तो हम क्या होगा? एक तुलना कर रहे हैं कि हम गरीब है कि वो ज़्यादा गरीब है। अगर मान के चलिए हमारे देश में देखते हैं कि अगर मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मुकेश अंबानी से बाकी लोग क्या है? गरीब है। यानी कि उससे अगर हम किसी को कंपेयर जिस किसी का भी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? गरीब है। अगर हम वर्ल्ड वाइड में देखते हैं, अगर एग्जांपल पे मान लिया जाए कि आज के डेट में एलन मस्क जो है वो सबसे अमीर आदमी है, यानी उससे नीचे जितने लोग हैं गरीब हैं। यानी कि जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं या कंपैरेटिव तुलना करते हैं किसी से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बना देते हैं, आपको बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। पूछ सकता है कि कौन सा पॉवर्टी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, दोनों में से कौन सा पॉवर्टी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है वर्ल्ड में। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उस वक्त? रिलेटिव होगा।
कारण क्या है, देख ही रहे हैं कि अगर किसी से भी किसी का आप कंपेयर कर सकते हैं और जब भी कीजिएगा तो एक पार्टी क्या होगा, गरीब होगा। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाता है कि वर्ल्ड लेवल में अगर हम चेक करें पूरे विश्व भर में कौन सा पॉवर्टी ज़्यादा पाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, रिलेटिव पॉवर्टी। समझ में आ गया। तो इसका अध्ययन जैसे कि हम लोगों ने देखा एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नापने का एक क्या तरीका है हमारे पास, ये जो रेखा था यानी कि गरीबी रेखा था उसके थ्रू हम लोग माप सकते थे, है ना। और लेकिन रिलेटिव पॉवर्टी को कैसे मापेंगे, तो एक आपने टर्म सुना होगा लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट, है ना। तो ये दोनों तरीके से हम रिलेटिव पॉवर्टी को माप सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। एक्चुअली 1901 का बात है, 1901 का। एक शख्स थे जिनका नाम था मैक्स ओ लॉरेंज। क्या नाम था, मैक्स ओ लॉरेंज, ठीक है। 1901 में उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ पेश किया। एक्स एक्सिस में उन्होंने क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन को दिखा दिया और वाई एक्सिस में टोटल इनकम को दिखा दिया और एक 45 डिग्री का एक रेखा खींचा, ठीक है। और उसको नाम दिया लाइन ऑफ इक्विलिटी, एब्सोल्यूट इक्विलिटी। क्या दिया, ए लाइन ऑफ इक्विलिटी। और उन्होंने कहा मान लिया जाए कि किसी देश में टोटल शख्स जितने हैं, यानी कि मान लीजिए 10 शख्स है, 10 व्यक्ति है टोटल, और 10 व्यक्तियों के पास समान इनकम है, मतलब इक्वल इनकम है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो लोग तो इसको नाराज हो गए, बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि अगर पूरा पॉपुलेशन पूरा देश का इनकम क्या है एक समान हो, ऐसा तो सही में पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोले कि अच्छा ठीक है, ये जो कर्व जा रहा है, ये जो कर्व जा रहा है कुछ इस तरह का रहेगा, यानी कि इक्वलिटी ऑफ इनकम जो है ये तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो कर्व होगा जो नीचे होगा, यानी कि इनकम जो बराबर होने से नीचे ही होगा। तो इस तरह का जो कर्व बनाया और ये जो डिफरेंस बताया, है ना, ये जो डिफरेंस बताया, इनइक्वालिटी बताया, इनकम का इनइक्वालिटी, इसी को बोला जाता है लॉरेंज कर्व। समझ में आ गया। यानी कि क्वेश्चन अगर हमारा पूछता है कि लॉरेंज कर्व क्या शो करता है, तो ये क्या बता रहा है, इनइक्वालिटी, इनकम का इनइक्वालिटी को शो करता है लॉरेंज कर्व। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये जितना नज़दीक होगा कर्व का, इक्वालिटी के नज़दीक होगा, वो ज़्यादा डेवलप्ड नेशन होगा। मान के लिए जाए कि ये अगर डेवलप्ड नेशन का कर्व है तो अंडर डेवलप्ड नेशन का कर्व कुछ इस तरह का होगा, है ना, कुछ इस तरह का होगा अंडर डेवलप्ड नेशन का कर्व। तो ये क्या दिखाएगा, ये क्या इनकम इनइक्वालिटी के बारे में दिखाएगा, है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आता है कि लॉरेंज कर्व क्या शो करता है, तो हम लोग को बस एक वर्ड में आंसर बताना है कि ये इनकम इनइक्वालिटी को डिफरेंस बताता है। फिर क्या होता है, समय बीतता जाता है और समय आ जाता है 1901 1911, ठीक है, 1911। एक और शख्स आते हैं सी गिनी, क्या नाम आते हैं, सी गिनी। वो आते हैं और इसी लॉरेंज कर्व को मैथमेटिकल फॉर्म दे देते हैं, वो मैथमेटिकल रूप दे देते हैं। बोलते हैं कि मान लिया जाए अगर ये ए नेशन है और ये बी नेशन है, ठीक है, और ये जो डेवलप्ड नेशन है अब वो चाह रहा है कि अपना कोफिशिएंट देखे, अपना देखे क्या माप है, ठीक है, क्या इसको जो इक्वलिटी है उसको कैसे पाया जाए। तो क्या करेगा, एक मैथमेटिकल रूप दे दिए कि अगर हम ए को निकालना है तो ए प्लस ए बाई बी कर देते हैं, यानी ये प्लस ये बाई ये एरिया जितना हम कवर कर चुके हैं उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे खैर इतना कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गिनी कोफिशिएंट जो है, गिनी ऑफ कोफिशिएंट क्या शो करता है, वो भी क्या शो करता था, इनकम का इनइक्वालिटी शो करता है। बस इस तरह का जानिए कि अगर लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट क्या शो करता है, तो ये इनकम का इनइक्वालिटी शो करता है। समझ में आ गया। अब आगे चलिए, इसके बाद आता है कमिटीज़। अब कमिटी समझने से पहले समझ लीजिए कि पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या होता है ना। कमिटी का काम क्या होता है, पॉवर्टी का एस्टिमेट करना। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है ना। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन में क्या किया जाता है कि हम लोग मापते हैं कि देश में कितने पॉवर्टी यानी गरीबी कितना है देश भर में। तो इसके लिए क्या करता है, इनकम का, कंजप्शन का, तरह तरह का तरीका लेते हैं जिसे हम लोग माप सकते हैं कि उसका इनकम कितना है। अगर इनकम सर्टेन क्राइटेरिया से अबव है तो वो एपीएल है, यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन है। अगर नीचे है तो उसको बीपीएल के कैटेगरी में डालते हैं, है ना। ऐसे इंडिया में बेसिकली ना हम लोग कंजप्शन को लेते हैं, यानी जो खर्च कर रहा है अपने में, खुद में खर्च कर रहा है उसको लेके चलते हैं, है ना। इनकम को लेके नहीं चलते इंडिया में बेसिकली। तो इसका पीछे भी रीज़न है कुछ, ऐसे ही नहीं कि हम लोग इनकम क्यों नहीं लेते। तो इनकम नहीं लेने का कारण क्या है, जो हमारा इनकम का है ना उसमें काफ़ी वेरिएशन है। देखिएगा, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है,
कुछ लोग क्या है लेबर्स है, तो उनका इनकम को वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें माप पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, कंजप्शन देते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होता है, क्या लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आखिर हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेशन क्यों करते हैं, वाई, हम लोग को एस्टिमेशन करने का पीछे क्या रीज़न है, वाई। तो देखिए क्या होता है, जब सरकार ये सब अपने में सर में दर्द लेती है कि हम पॉवर्टी एस्टिमेशन करना है, देखना है, जांचना है, तो उसका पीछे रीज़न होता है। क्या होता है कि जब तक सरकार को ये आइडिया ना हो कि कितने लोग गरीबी रेखा में हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उसी हिसाब से वेलफेयर स्कीम लाती है, उसी हिसाब से बजट बनाती है, उसी हिसाब से सबका एलोकेशन होता है ना। तो ये एक तो कारण हो गया कि वेलफेयर स्कीम लाने के लिए। दूसरा है, जब हमको पता रहेगा, देश को पता होगा, जो नेता है वगैरह है, जो लीडर्स हमारे हैं, उनको अगर पता होगा कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, गरीब लोग हैं, तो उसको एलिमिनेट करना, उसका उन्मूलन करना, गरीबी उन्मूलन करना, ये सब प्रोग्राम कैसे लाएंगे, किस तरह से प्लान तैयार करेंगे, जब तक उनको आइडिया नहीं हुआ। तो समझ में आ गया कि आखिर हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम क्यों करते हैं, है ना। वैसे देखिए, कमिटी की अगर बात किया जाए तो हम लोग को पता है कि हमारा देश आज़ाद होने से पहले, जब पहली बार अगर देखा जाए, अगर हमारे पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कब किया गया था पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम, है ना, पॉवर्टी को जांचने का, परखने का काम, तो हमारा एक 1868 का बात करते हैं, 1668। एक हमारे लीडर थे दादा भाई नौरोजी, तो उनकी एक पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपने सुना होगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें भी उन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन का बात किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जनरली, कोई भी एग्जाम में, अब देखिएगा स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। खैर, अब आइए आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ 6 कमेटियाँ टोटल आई हैं, जिसमें से 5 का मैंने डिस्कस करूँगा यहाँ। इसमें था पहला, जो सबसे पहले आया था, रथ दंडेकर कमेटी, ये आया था 1972 में। ठीक है, 1972 में इसने कैलोरी के हिसाब से बात किया था। इसने क्या कहा, कैलोरी के हिसाब से, कि कितना कैलोरी होगा उसी हिसाब से हम पॉवर्टी क्यों डालेंगे। उसके बाद आता है 1979 में, 1979 में आता है अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी। ठीक है, इसमें भी कैलोरी से डिस्कस किया गया था। इसमें बोला था कि अगर रूरल एरिया है और अर्बन एरिया, 2 एरिया में बांटा गया। अगर रूरल एरिया में 2400 कैलोरी अगर दिन भर में ले रहे हैं आप, और अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी आप ले रहे हैं, तो आप गरीबी नहीं है ना, एवं पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, इस तरह से पहले हम लोग वाई के अलग कमेटी में देखे। फिर उसी तरह आगे बढ़ते गया मामला, और फिर आया लकड़ावाल कमेटी, इसका अलग सिस्टम था, है ना। इन्होंने फिर 93 में रिपोर्ट अपना सौंपा। उसके बाद आया सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये 2009 में आती है, 2009 में कमेटी आती है। इसका जो कैलकुलेशन का तरीका था वो और लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट था। इन्होंने क्या बात किया, इन्होंने कंजप्शन का बात किया, यानी कि जो कंजप्शन खुद के ऊपर कर रहे हैं, जो खर्च खुद पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना, उस पे था कि इन्होंने दो तरह का बताया, रूरल और अर्बन एरिया के लिए अलग अलग बताया। रूरल एरिया में अगर 27 रुपीज़ यानी 27 रुपया, और अर्बन एरिया में 33 रुपीज़ अगर डेली प्रति व्यक्ति इतना खर्च अपने में करता है खाने पे, तो वो क्या होगा, गरीब नहीं होगा। इस तरह का रिपोर्ट सुरेश तेंदुलकर ने है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो हमारे देश में इसी कमेटी का रिकमेंडेशन को मापा जाता है, इसी कमेटी का रिकमेंडेशन को देख के हम लोग गरीबी रेखा का निर्धारण करते हैं कि देश में कितने हैं गरीब हैं। तो हम लोग इस वक्त देखे थे कि सुरेश तेंदुलकर का जब रिपोर्ट आया था, इस वक्त आया था 21.9% लोग जो थे देश में गरीब थे। कितने थे, 21.9%। उसके बाद आता है रंगाराज कमेटी, ये 2014 में आया, सबसे रिसेंट यही है ना। सबसे रिसेंट जो रिकमेंडेशन आया था किसी भी कमेटी के द्वारा, वो रंगाराजन कमेटी था। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो अपना सजेशन दिया और राय दिया, उसको गवर्नमेंट ने नकार दिया, इसको नहीं माना। इनफैक्ट इन्होंने बताया था कि अर्बन एरिया में भी, इन्होंने भी कंजप्शन पे ही बात किया था, रूरल एरिया अर्बन एरिया के 2 अलग अलग रेट बताए थे कि इसके हिसाब से हम लोग गरीबी रेखा को माप सकते हैं, लेकिन इसको केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया। तो ये सारी कमिटियाँ थी, है ना, कमिटीज़ थी, और समिति जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। तो क्या अब एक चीज़ आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें क्या है, एक कोई डायमेंशन को लेके बात हो रहा है कि गरीबी को हम लोग कैसे मापें, एक डायरेक्शन को लेके बात किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है, ये इस हिसाब से हम लोग माप सकते हैं किसी का भी गरीबी रेखा? तो आगे हम लोग देखते हैं कि एक वर्ल्ड लेवल में इसको कैसे मापा जाता है। इसको हम लोग मापते हैं वर्ल्ड लेवल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? बेसिकली ये लाया गया था यूएनडीपी
एंड OPHI, OPHI, ठीक है। अब UNDP तो अब समझ रहे क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब OPHI क्या है? OPHI क्या है? OPHI है ऑक्सफोर्ड, क्या लिखा मैंने, OPHI, यह क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। क्या बोला? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये और प्लस UNDP के द्वारा एक ऐसा ये लाया गया प्रोग्राम, जिसमें इंडेक्स लाया गया जिसमें हम लोग पॉवर्टी को माप सकते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया ना, मल्टी डायमेंशनल लिया, एक आयाम नहीं लिया, उन्होंने क्या लिया, बहुआयामी लिया, जिसमें हम लोग निर्धनता सूचकांक कहते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने 3 डायमेंशन लिया, एक लिया हेल्थ का, एक लिया एजुकेशन पे, और तीसरा लिया लिविंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। यानी कि आपका शिक्षा कैसा है, आपका शिक्षा कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, और आपका जीवन स्तर कैसा है। और ये 3 डायमेंशन में, यानी 3 मल्टी डायमेंशनल को लेके इन्होंने 10 इंडिकेटर टोटल दिया कि आपका ये नहीं कि सिर्फ खाना खा लिए तब सही है, कि न्यूट्रिशन कितना है, आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा में देखा आपको स्कूल ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, स्कूल में अटेंडेंस क्या है, कितने लोग आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या है ना। फिर आता है लिविंग स्टैंडर्ड, इस लिविंग स्टैंडर्ड को भी देखा, जिसमें फ्यूल आया, कुकिंग फ्यूल देखे होंगे। इसी वजह से आज के डेट में हमारे देश में भी इस पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, कुकिंग फ्यूल। आपने देखा होगा कि जो स्कीम्स वगैरह चला गया था, जिसमें कि घर घर गैस चूल्हा ये सब का प्रमोशन किया गया था। तो ये भी एक रीज़न था जिसमें आज जो हमारा देश है वो काफ़ी गरीबी रेखा में दिखाया जाता था, है ना। सैनिटेशन का सही वाटर मिल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउसिंग जैसे हम लोग देखते हैं अटल पेंशन जो हाउस वाला हमारे सिस्टम में है ना। और दूसरी चीज़ एसेट्स, आदमी के पास बाइक है कि नहीं, है ना, इस तरह का एसेट्स कुछ है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, है ना। इसके थ्रू भी तो हम लोग ने देखा था कि जिस वर्ष जब हम लोग तेंदुलकर कमेटी देख रहे थे, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, तो उस वक्त हम लोग देखे थे कि उस वक्त जो हमारा गरीबी रेखा था वो 21.9% था। एट द सेम टाइम अगर उसी साल हम लोग जब इसको चेक किए थे, यानी मल्टी डायमेंशनल को चेक किए थे, तो हमारा जो गरीबी रेखा दिखा रहा था वो 27.9% हमारा देश का जनसंख्या जो गरीब बता रहा था। तो ये जो ह्यूज डिफरेंस आया दोनों कमेटी का, जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, उसमें 21 आ रहा था, इसमें 27, लगभग 28%। तो काफ़ी डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस होने का कारण क्या, उसमें हम लोग देख रहे थे किसी एक आयाम को लेके चल रहे थे। अब यहाँ क्या है, हम लोग मल्टी डायमेंशनल ले रहे हैं, इसके चलते हम लोग देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस आया, है ना। तो ये कुल मिला के आपने समझा होगा कि मल्टी डायमेंशनल क्या है, हमारे देश में कैसे कमेटी काम करती है, पॉवर्टी कैसे एस्टिमेट किया जाता है, क्यों एस्टिमेट किया जाता है, लॉरेंज कर्व कैसे काम करता है, पॉवर्टी आखिर क्या है, दोनों तरह का पॉवर्टी कैसे होता है, यानी गरीबी एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है ना। तो आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, है ना। शुक्रिया।